हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुजेनेसिस पोर्टल। गाइस, आज मैं बायोलॉजी क्लासिफिकेशन जो में चैप्टर चल रहा है उसके ऊपर मैं पार्ट 3 लेके आया हूँ। आज के पार्ट में हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी प्लान, बॉडी सिलोम, सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड, सिमेट्री ये सब पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर जिसने नहीं देखा, अगर आप लोग में से कोई यहाँ पे ऐसा है जो नए आए हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि पार्ट 1 पार्ट 2 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पे ये जो मेरा चैनल है, यहाँ पे मैं बायोलॉजी के ऊपर, बायोलॉजी के जो क्लासेस होते हैं उसके ऊपर, बायोलॉजी के टॉपिक पे मैं डिस्कशन करता हूँ। तो बिना देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। So number one, level of organization. You see the level of organization, that means the body of the organization means animals, how their body are made up of. Number one can be cellular level, that means here the body of the animals are made up of cells, but they will not form the tissue. You see, in case of sponges, their body, they are multicellular, but their body means they have many cells, but the cluster of cells are there, and it is a cellular level of organization. Okay, here you see all animals are multicellular except sponges. In sponges the cells are loosely arranged. Number two, tissue level. So you see, in tissue level organisms, the body, their body is made up of tissue, but here the tissue will not form what you can say the organ. So it is a tissue level of organization. The cells are arranged in tissues, example cylinderates and ctenophores. Tissue level मतलब वो लोग का बॉडी में टिश्यू फॉर्म करेगा, पर वो लोग का बॉडी में आपका सेल फॉर्म मतलब आई एम सॉरी ऑर्गेन फॉर्म नहीं कर पाएगा। कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स में वो लोग का बॉडी टिश्यू मतलब टिश्यू से मतलब अपना फंक्शन कैरी आउट करते हैं। ऐसा बात नहीं है कि बाकी सब फंक्शन वो नहीं कर सकते, करेंगे, ये सब टिश्यू, ये सब सेल देके ही करेंगे, पर वो लोग के बॉडी में टिश्यू लेवल में ऑर्गेन नहीं मिलेगा, सेल लेवल में टिश्यू नहीं मिलेगा। नंबर 3 इज ऑर्गन लेवल. So here in this kind of animals, their body is made up of cells. Obviously cells are there, they are multicellular. Cells will combine to form tissue, and tissue will ultimately form organ. So organ level, in organ level of organization, they have an organ system of organization where the organs will perform the different activities, different body functions. In one organ contains a group of cells, means the group of cell performing the same function, and they will form a tissue. After that they will form organ. ऑर्गन लेवल में वो जानवर गिरेंगे जिसके बॉडी में सेल तो रहेगा ही, सेल्स क्लस्टर हो गए टिश्यू, फिर टिश्यू में ऑर्गन भी रहेंगे। ऑर्गन जैसे हमको ले लीजिए, हमारे बॉडी में टिश्यू है, सेल है, और ऑर्गन भी है, ऑर्गन सिस्टम भी है। फॉर एग्जांपल ये सब कहाँ पे मिल जाएंगे आपको? एनिलिड्स, आर्थ्रोपोडा, मोलास्कास, इकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स. ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज. तो ऑर्गन सिस्टम्स अगर अलग अलग ऑर्गेनिज्म में है, जैसे यहाँ पे कॉर्डेटा बोला है, अभी कॉर्डेटा में बहुत तरह के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। जैसे देखिए, काव हो गया, हम हो गए, एंड देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स आल्सो, बट इन द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ मींस organisms also, there may be some difference. For example, you say the digestive system in platyhelminths has single opening to the outside of the body and act as both mouth and anus in complete digestion, and complete digestion has both anus and mouth. जैसे जानवर हो गया, जैसे काव हो गया, sheep हो गया, हम हो गए, we have two openings, mouth and anus. Through anus we excrete out our nitrogenous product, and through mouth we take food. हमारे बॉडी में दो मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा जो एनिमेटरी कैनल है, हमारा मुंह है, मुंह से हम खाना डालते हैं, और हमारा एनस से हमारा एक्सक्रीटरी जो चीज़ हमें नहीं चाहिए, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, वो हम बाहर निकालते हैं। तो हमारा आवर एलिमेंट्री कैनल है टू ओपनिंग्स, हमारे एलिमेंट्री कैनल पे दो ओपनिंग है। पर यहाँ पे देखिए, प्लेटीहेल्मिन्थ्स जो है, यहाँ पे वो लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है। यहाँ पे मुंह और जो एनस है, माउथ और एनस दोनों नहीं होता, एक ही वो लोग का ओपनिंग होता है, और ओपनिंग से वो लोग फूड भी लेते हैं, और जो अनवांटेड प्रोडक्ट है उससे बाहर भी निकलते हैं। ऐसे जानवर को कहते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इन दोस काइंड ऑफ एनिमल्स आर फाउंड. ऐसे जानवरों में आपका इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, पर हमारा क्या है? कम्प्लीट. नेक्स्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम. ये भी आपने तो देखा है कि एलिमेंट्री कैनल के हिसाब से ऑर्गेनिज्म अलग अलग हो सकता है कि वो लोग ऑर्गन सिस्टम में गिरेंगे, सबका ऑर्गन है, सबका टिश्यू है, सबका बॉडी में सेल है, ऑर्गन सिस्टम ही है, जैसे काउ, sheep, and we also, we all have a organ system level of organization, but still we have some difference, as we have discussed in that one, that is complete and incomplete digestive system. Here also in circulatory system you see open type and closed type. Open type में क्या होता है? Our means in case of us we have a closed system, closed type. You see here the blood flows inside the body through blood vessels, veins, arteries and capillaries. हमारा बॉडी में क्या होता है? जब हमारा हार्ट पंप करता है, तो वो ब्लड पूरा एक एक टिश्यू में, एक एक सेल में जाता है, थ्रू वेरियस आर्टरीज, थ्रू वेरियस वेन्स.
तो ब्लड वो वेन के अंदर से फ्लो करेगा, उस आर्टरीज के अंदर से फ्लो करेगा और एक एक पर्टिकुलर टिश्यू सेल में जाके पहुंचेगा। तो हमारा है क्लोज टाइप, क्योंकि ब्लड एक पाइप के अंदर रहता है। वी हैव अ क्लोज सिस्टम, ब्लड goes through a duct or a channels. But in case of the open type, you see the blood means when the blood will get pumped by the heart, they will reach to the tissues or the cells, means not through any veins or arteries, not through any tube. So it is an open type. Here the tissues and the cells will remain both इन द ब्लड। यहाँ पे ओपन टाइप में क्या होगा कि यहाँ पे जो ब्लड जो फ्लो करेगा, यहाँ पे कैपिलरी सिस्टम नहीं होता है, वेन्स आर्टरीज के माध्यम से या फिर डक्ट या फिर ट्यूब के अंदर से ब्लड फ्लो नहीं करता। वो डायरेक्ट सेल के साथ, डायरेक्ट टिश्यू के साथ, डायरेक्ट ऑर्गन्स के साथ, इंटरनल ऑर्गन्स के साथ टच में रहता है। ये सब ओपन टाइप सिस्टम जैसे मिल जाएगा आपका कॉकरोचों में, आर्थ्रोपोडा, इंसेक्ट्स हो गया, मोलास्का हो गया, टूनिकेट्स हो गया, यहाँ पे मिलेंगे। तो वो जो स्पेस है जहाँ पे ब्लड डायरेक्ट फ्लो करता है, कोई ट्यूब से अंदर से फ्लो नहीं करता, इसे कहते हैं स्पेसेस। जैसे यहाँ पे है ब्लड स्पेसेस और साइनसेस। द साइनसेस आर इनफैक्ट बॉडी कैविटीज एंड आर कॉल्ड द हिमोसिल। तो जिस माध्यम से, जिस मतलब जगह से ये ब्लड गुजरता है, जो स्पेस है, वो जो बॉडी स्पेस में जहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ब्लड फ्लो करता है, तो उसे कहते हैं बॉडी साइनसेस और बॉडी कैविटीज, और उस स्पेस को हिमोसिल बोल के कहते हैं। ओके, नेक्स्ट symmetry. You see the organism can be classified into, they show different type of symmetry. For example, radial symmetry. There are some organisms where the body of that particular organisms can be divided into any, means two equal halves if you cut them into from any plane. That means take a particular organism, if you cut them through any plane, through the means crossing through the central axis, if they are divisible into equal parts, तो those kind of animals or those kind of symmetry of their body is known as a radial symmetry. कोई भी एक organism को अगर हम सेंटर से काटने से, कोई भी प्लेन से, चाहे वो ट्रांसवर्स हो या वर्टिकल हो या फिर इंक्लाइन करके काटिए, अगर वो टू इक्वल हाफ्स में या फिर मेनी इक्वल पार्ट्स में अगर हमें मिल रहा है, तो उसे कहते हैं रेडियल सिमेट्री। और ये सब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो रेडियल सिमेट्री दिखाता है। फॉर एग्जांपल निडेरियंस में क्या क्या गिरता है, देखिए जेलीफिश, हाइड्रा हो गया, ये सब निडेरिया में गिरेगा। तो ये सब मतलब रेडियल सिमेट्री शो करता है। और जो ऑर्गेनिज्म रेडियल सिमेट्री शो करता है उसे रेडिएटा एक ग्रुप में रखा गया है। ऑल द एनिमल्स विच शो रेडियल सिमेट्री आर ग्रुप टुगेदर इन रेडिएटा। ओके, नाउ बायलैटरल सिमेट्री। इन बायलैटरल सिमेट्री द बॉडी विल बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स ओनली through one plane, single plane. Are you getting my point? If you cut through one plane only, suppose you say longitudinal, okay, if you cut them through the longitudinally, then their body will be divided into two halves, only two halves. So only two equal halves can be formed. So if only two equal halves can be formed, then they will be under bilateral symmetry. So they will be, all these animals which show the bilateral symmetry, they are grouped together in the bilateral. Yeah, example you see annelids, arthropods, platyhelminths. वो organism जो हम प्लेन में अगर लॉन्गिट्यूडिनल काट रहे हैं या फिर ट्रांसवर्सली काट रहे हैं, बस दो इक्वल पार्ट हमें मिलेगा, तो उसे कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। एग्जांपल हो गया आर्थ्रोपोड्स मींस इंसेक्ट्स, देन एनिलिड्स, then platyhelminths, etc. Number 3, asymmetry. There are some organisms which don't have definite shape. Okay, suppose amoeba, it is a asymmetry. Suppose sponges, their body cannot be divisible into equal parts through any plane. वो लोग का बॉडी को हम किसी भी इक्वल मतलब किसी भी प्लेन से अगर काटे तो इक्वल पार्ट हमें नहीं मिलेगा। था उसे वो लोग कौन सा सिमेट्री में गिरेंगे, एसिमेट्री, कोई सिमेट्री है ही नहीं। एग्जांपल स्पॉन्जेस, एमीबा। ओके, नेक्स्ट germ layers. So you see what we are discussing actually means the different features of the biological classification. The organism are divided into different groups depending upon what criteria. These are the criteria, this germ layers, this body plane. Are you getting my point? So these things depending upon level of organization, either their body is made up of cell or something else, either their body is made up of tissue or organ or cell. So we are studying the features of biological classification. Okay, so next is germ layers. All the tissues and organs of the fully formed organism arises from germ layers. Depending upon the number of germ layers, it can be, means you see when we were inside our mother, means when we were inside our mother's womb, actually during our embryonic development, means we develop from a single zygote, and zygote is a single cell. From the single cell, how we are able to produce different type of tissues and different type of organs. When we means जब हम जन्म लेते हैं, तब जन्म लेने का टाइम में हमारा बॉडी एक मतलब काफ़ी हद तक हमारा बॉडी में सेल, टिश्यू, ऑर्गन रहता है कि नहीं। तो ये सब कैसे बनते हैं, जब हम जाइगोट में बस एक सेल था, तो थ्रू 3 जर्मिनल लेयर, तो 3 जर्मिनल लेयर फॉर्म होता है, और उस लेयर में जो सेल रहते हैं वो किसी भी टिश्यू बन सकता है।
कोई भी टिश्यू सेल, नर्वस टिश्यू या फिर ब्लड सेल या फिर नर्व सेल या फिर बोन सेल या फिर हेयर सेल, किसी भी तरह का सेल वो लोग बन सकते हैं। तो ये सब हमारा जो ऑर्गन है, हाथ पैर नाक कान, ये सब कहाँ से आए? ये टिश्यू ही है, ये टिश्यू का लेयर ही है जिसे कहते हैं जार्म लेयर, यहाँ से ही आए। तो आवर बॉडी इज मीन्स देयर आर सम एनिमल्स, जार्म लेयर्स एक्चुअली 3 होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, बट कोई कोई ऑर्गेनिज्म में 3 नहीं मिलता है, किसी किसी में 2 मिलता है। ठीक है, जैसे वो ऑर्गेनिज्म जिसमें 2 मिलता है, इन दोज ऑर्गेनिजम्स वेयर देयर 2 germinal layers are found are known as the diploblastic. You see here the body cells arranged in 2 germinal layers, ectoderm and endoderm, with undifferentiated mesoglia in between them. Example, Cylindrata. So there are some organisms whose body parts, tissue, cells or organ, whatever it is, means all the body parts or the body cells or body tissue are derived from only 2 germinal layer. It can which one? Ectoderm and endoderm. There is no mesoderm. In place of mesoderm, they have one cavity known as mesoglia. Okay, example, cylinderates. Next, cylinderates means cnidarians. Next, number 2, triploblasts. Triploblastic means all those organisms where their body cells or body tissues or the body parts arise from 3 germinal layer. Tri means 3 germinal layer: ectoderm, mesoderm and endoderm. Okay, example you see from platyhelminths to chordata. Okay, platyhelminths means flatworms, and to chordata. Chordata means those organisms which have notochord. Yes, let me show you a diagram here. You see number A is diploblastic, number B triploblastic. So in triploblastic you see, and diploblastic, what are the layers? This outer layer, okay, this is the ectoderm, and this middle one will be the mesoderm. This middle one means this one, okay, and this inner one will be the endoderm. Okay, suppose in case of triploblastic, this outer one will be ectoderm, and the middle one will be mesoderm, and the inner middle one, that is inner one, will be the endoderm. So the three germinal layers are present in the triploblastic, that is endoderm, means ectoderm, endoderm and mesoderm. So this is an alimentary canal. Are you getting my point? The gut, gut. So this is the endoderm. This inner one is the endoderm, and the means before that it is mesoderm. Then the outer one will be the ectoderm. But in case of diploblastic, you see this is the ectoderm, okay, and the inner one will be endoderm, but this one, the middle one, is not mesoderm. Actually this is a mesoglia. It is written here, you see mesoglia, it is not mesoderm. That's why 3 germinal layer is not there, only 2 germinal layer, that is endoderm and the inner one, that is ectoderm and the inner one endoderm. It is not mesoderm, it is a mesoglia. But in case of triploblastic, that is ectoderm, this is mesoderm, and this is endoderm. That is why these triploblastic are made up of 3 germinal layer and diploblastic 2 germinal layer. Okay. Okay. Next, body plan. So another distinguishing feature of animal classification is body plan. You see there body plan can be 3 types. Number 1, cell aggregates. Cluster of cells are found in sponges. They don't form tissues and organs. So their body is made up of cluster of cell. They are not able to form tissues and organs. So they will be known as a cellular body plan. Okay. Number 2, blind sac. Blind sac will be found. This type of body plan will be found in platyhelminths to chordates, as they have single openings. Blind sac आपको कहाँ मिल जाएगा? वो मिलेगा आपको platyhelminths और chordates में, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि सिंगल ओपनिंग होता है. एलिमेंट्री कैनल में 2 ओपनिंग था ना, दे हैव 2 ओपनिंग जहाँ पे रहता है उसे कहते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. ये हो गया इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. वो ऑर्गेनिज्म जहाँ पे एक ओपनिंग रहता है उसी से वो खाना अंदर लेता है, उसी से खाना मतलब अनवांटेड प्रोडक्ट बाहर निकलता है, एनास नहीं होता है, तो वो कहते हैं ब्लाइंड सैक. जैसे प्लेटीहेलमिंथ से लेके कॉर्डेट्स. ओके, दे हैव अ सिंगल ओपनिंग. नेक्स्ट, नंबर 3, ट्यूब विद इन ट्यूब. Tube within tube means in case of us, you see, we have our body, okay, it has some space inside it, और इसके अंदर भी और एक ट्यूब है हमारा जिसका नाम है एलिमेंट्री कैनल. हमारा बॉडी तो है ही, हमारा बॉडी के अंदर और एक एलिमेंट्री कैनल है. तो ट्यूब मीन्स ट्यूब विद इन ट्यूब जो बॉडी प्लान है वो मिल जाएगा कहाँ पे? इन मोलस्का, एनिलिडा, कॉर्डाटा, इन इकाइनोडर्माटा एंड नेमाल हेलमिन्थ्स. तो ये सब में आपका ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान मिलेगा. द डाइजेस्टिव ट्यूब विद एन ओपनिंग एट बोथ एंड. तो हमारा और डायरेक्टली आप ये भी समझ सकते हैं, दोस ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव 2 ओपनिंग्स इन देयर एलिमेंट्री कैनल. दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर आर मेनी अदर monkeys, cow, any organism which fall under chordata you can take. Okay. Next is body cavity and the coelom.
तो body cavity and coelom is presence or absence of cavity between the body wall can be of following types, means the body space. Are you getting my point? In our body space we have blood and the internal organs. So depending upon the body cavity, what is our body cavity in the body space? We have a body space. Inside our body there are some space. Obviously in that particular space, what is present? The internal organs and the blood. Okay, so it is known as a body cavity. So you see, depending upon the whether body cavity is present or not, or body space is known as coelom, and in the coelom whatever the cavity is present is known as a body cavity. So depending upon that, either body cavity and say coelom are present or not, it is the animals are classified into three types: acoelomate, pseudocoelomate and eucoelomate. मतलब हमारे बॉडी में, हमारा बॉडी के अंदर एक स्पेस रहता है, उस स्पेस को कहते हैं सीलोम, और उस स्पेस में ऑर्गन रहता है या फिर बॉडी कैविटी रहता है, जैसे हमारा ब्लड है उसे कैविटी कहते हैं। तो और अलग अलग ऑर्गेनिज्म में कुछ और रहता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कोई ऑर्गेनिज्म में वो बॉडी स्पेस है या नहीं, अगर वो है तो फिर क्या मतलब कैविटी है, उसके ऊपर में अगर हम देखें तो ऑर्गेनिज्म को तीन भागों में ग्रुप किया गया। नंबर 1 एसिलोमेट, द एनिमल्स व्हिच वेयर द सीलोम्स आर एब्सेंट आर कॉल्ड द एसिलोमेट्स। इन पोरिफेरा, सिलेंटेरेटा, टेनोफोरा, flatworms. In flatworms, special tissue called parenchyma is found in the body spaces. So you see, those organisms which don't have coelom, means those organisms where coelom is absent, they don't have body space, are known as the acoelomate. Example, porifera, cylindrate, ctenophora, flatworms. वो organism जहाँ पे body space होगा नहीं, body space means coelom होगा नहीं, उसे कहते हैं acoelomate. Example हो गया ये सब, टेनोफोर, फ्लैटवर्म, सिलेंटरेट, पोरिफेरा। इन फ्लैटवर्म्स, और एक फ्लैटवर्म्स का खास बात ये है कि उस बॉडी स्पेस में एक स्पेशल टाइप ऑफ आपका टिश्यू मिलता है। वो लोग का बॉडी स्पेस होता ही नहीं है, पर एक तरह का जो भी बॉडी स्पेस में बॉडी कैविटी तो होगा ही नहीं, पर उसमें एक स्पेशल टाइप का टिश्यू मिलता है जिसका नाम है पेरेन्काइमा। याद रखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेटफॉर्म में एक स्पेशल टाइप का पेरेन्काइमा मिलता है। नेक्स्ट, स्यूडोसिलोमेट्स। नाउ यू सी दे डोंट हैव ट्रू बॉडी कैविटी, एक्चुअली बॉडी स्पेस है और सिलोम है, पर ये फॉल्स सिलोम है, ट्रू सिलोम नहीं है। The body is not fully surrounded by the mesoderm. The mesoderm is found in scattered pouches between the ectoderm and endoderm. Example, roundworm. So you see, what is body cavity? The body cavity should be surrounded by a mesoderm. Actually ये जो body cavity है, यहाँ पे आपका ये जो 3 जर्मिनल लेयर था, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, ये तीनों एक दूसरे के मतलब सराउंडिंग रहते हैं, ठीक है ना, और बीच में एक स्पेस क्रिएट करते हैं। तो बॉडी जो कैविटी है, जो स्पेस है हमारा बॉडी का कैविटी, वो चारों ओर से मेसोडर्म से सराउंडेड होना चाहिए। पर ये सीडोसिलोमेट तो बोला है, सिलोम है बोल के, पर ये फॉल्स है, इसलिए यहाँ पे सीडो लगाया है, क्योंकि वहाँ पे मेसोडर्म का सराउंडिंग नहीं है। क्या है वहाँ पे आपका हो गया इसका सराउंडिंग, मेसोडर्म है पर वो स्कैटर्ड पाउचेस है, थोड़ा थोड़ा मेसोडर्म है, फुल्ली ग्रोन मेसोडर्म नहीं है, इसलिए इसे सीडोसिलोमेट कहते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जहाँ पे मेसोडर्म फुल्ली कवर्ड नहीं है उसे कहते हैं आपका सीडोसिलोमेट। नाउ यूसिलोमेट, एग्जांपल राउंड वर्ड में आपको मिल जाएगा, राउंड वर्म में सीडोसिलोमेट। नंबर 3, that is eucoelomate. Suppose in case of us, we are true coelom, we have a true coelom. True body cavity or the coelom is found in the animals. हमारे बॉडी में true coelom या फिर true body cavity मिलता है, that means हमारा जो body cavity मिला है वो 3 germinal layer का mesoderm से surrounded है। In case of us, we have a true coelom and our body space or the body coelom is surrounded by a mesoderm. That's why we have a true coelom. We don't have pseudocoelom. We don't have pseudocoelom. So you see here the coelomic fluid. Obviously in the coelom there will be cavity, तो coelomic fluid। तो यहाँ पे जो आपका जो cavity है, ये जो coelomic fluid फॉर्म करता है, वो कैसे फॉर्म करता है? वो हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तभी फॉर्म हो जाता है। कैसे फॉर्म होता है? वहाँ पे एक स्पेशल टाइप का टिश्यू बनाता है हमारे बॉडी में, बाय coelomic epithelium, which in turn formed by coelomic epithelium. Guys, to understand it but in a better sense, the body coelom and the body cavity, this diagram is there, you can see here. यहाँ पे आपको अच्छी तरह से बॉडी सिलोम और बॉडी कैविटी समझा देता हूँ मैं। तो देखिए नंबर ए क्या है, नंबर है सिलोमेट, नंबर बी सीडोसिलोमेट, और नंबर सी क्या है, नंबर सी इज एसिलोमेट। तो आप देख सकते हैं कि सिलोमेट में क्या होगा, जहाँ पे सिलोम होगा। ये सिलोम क्या होता है, देखिए ये बीच का जो स्पेस है वाइट टू वाइट, या बाहर वाला है एक्टोडर्म, ठीक है, बाहर वाला है एक्टो, और एकदम ये तो हो गया सिलोम, पर उसका बाद में जो बीच वाला ये वाला, आर गेटिंग माय पॉइंट, ये बीच वाला मीन्स ये वाला, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ये होगा आपका ये हो गया मेसोडर्म, ये जो है ये है मेसोडर्म, ठीक है, ये मेसोडर्म है। ये तो हो गया आपका एक्टोडर्म और ये है मेसोडर्म, ठीक है। और ये जो है ये है आपका एक्टोडर्म, ये हो गया एक्टो, और ये हो गया मेसो, और ये हो गया एंडो, हाँ ये एंडो।
तो देखिए ये बॉडी सिलोम है, बॉडी सिलोम का चारों तरफ से क्या मतलब कौन सा टिश्यू से आपका कौन सा लेयर से सराउंडिंग रहता है, वो है मेसोडर्म, ठीक है। तो ये तो हो गया सिलोम, है तो ट्रू सिलोम, बॉडी स्पेस के बाहर में आपका मेसोडर्म है, ठीक है। पर सीडोसिलोम में देखिए ये तो एक्टोडर्म है, ठीक है, और ये बीच वाला जो है, ये जो है ये तो है आपका, ये है एक्टो, ये तो जानते हैं हम, ये एक्टो है, और ये बीच वाला ये तो एंडो है। और ये तो होना चाहिए था आपका, ये तो बॉडी सिलोम है, थोड़ा थोड़ा स्पेस तो दिखाई दे रहा है, ये तो बीच में आपका होना चाहिए था, ये तो बीच में ये तो होना चाहिए था आपका मेसोडर्म, पर ये आई एम सॉरी ये तो एंडोडर्म है, ठीक है, मैं समझा चुकी है, मैं अच्छे तरह से समझा देता हूँ। तो ये बाहर वाला तो हो गया एक्टो, और ये अंदर वाला तो हो गया एंडो, अंदर वाला तो हो गया एंडो, बाहर वाला तो हो गया एक्टो, और ये तो हो गया स्पेस। और ये जो गोल गोल जो सर्कुलर जो आपको दिख रही है ये है मेसोडर्म। एक्चुअली मैंने आपको बोला है कि सिलोम को चारों ओर से मेसोडर्म को कवर करना चाहिए, पर ये तो कवर नहीं कर रहा है, ये तो मेसोडर्म तो सर्कल के हिसाब से, इसलिए इसे हम सिलोम नहीं मानेंगे, इसे कहेंगे हम फॉल्स सिलोम और pseudocoelomate. Okay, it will not be regarded as a coelomate organism because it is a false coelom, because to produce a coelom it should be surrounded by a mesoderm. Obviously these spaces are known as the coelom, but it should be surrounded by a mesoderm. Mesoderm is present here in the scattered pouches, that is why it is a pseudocoelomate. And in acoelomate you see, they don't have coelom, because you see this is the ectoderm, the middle one is the mesoderm, and the inner one is the endoderm. Where is the space? There is no space. Space should be there. Suppose you see in case of acoelomate there is a space should be in between mesoderm and endoderm. This is the ecto, okay, this is meso and this is endo. Are you getting my space should be between mesoderm and the endoderm, but here there is no space. The mesoderm and the ectoderm are फ्यूज्ड, यहाँ पे मेसोडर्म और एंडोडर्म फ्यूज है एसिलोमेट में, तो उसका तो बॉडी स्पेस है ही नहीं, ये तो आपका गट हो गया, ठीक है। तो कोई को ऑर्गेनिज्म है एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट और एसिलोमेट। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया, ओके। और पेरिटोनियम, आर गेटिंग माय पॉइंट। एक व्हेन ड्यूरिंग आवर एम्ब्रायनिक टाइम, during our embryonic development, we develop a special type of tissue that is known as the coelomic epithelium or peritoneum, which will form the coelomic fluid in the body space. Are you getting my point? So eucoelomate means true coelom, bas example annealates, echinoderms and chordates. So depending upon the body cavity and coelom, acoelomate, pseudocoelomate and coelomate organisms are found. Next, true coelom is of two types. If coelom is present, suppose in case of us, so it is also of two types. Caesocoelom means it is formed by splitting of mesoderm. Example, annelid, arthropoda and mollusk. Body cavity of the arthropods and non-cephalodes are called the hemocele. So caesocoelom means they also have a coelom, that's why they are true coelom. Okay, true coelom is of two types. Pseudocoelom, they have a coelom, that's why true coelom, but it is formed by the splitting of mesoderm. Means coelom will be formed by the mesoderm, and the coelom mesoderm will break. Okay, they will be break into scattered pouches and they will form caesocoelom. So example you see annelida, arthropod, mollusca, okay, will fall under the pseudocoelom. And in arthropoda also the caesocoelom is found, but their body coelom is known as a hemocele. I think you know already, I have told you, because they have an open type of circulation. Okay. Number 2, enterocoelom. Enterocoelom means here the coelom is formed as hollow outgrowth of enteron, example echinoderms and chordates. Enterons means the coelom is formed by enteron. During our embryonic development the coelom is formed, that is why it is known as an enterocoelom. Okay, from the alimentary canal. Alimentary canal is formed during our embryonic development, that's why it is known as an enterocoelom. So true coelom can be of two types. Number 1, caesocoelom. Number 2, enterocoelom. Next, segmentation. So depending upon the division of body parts, okay, suppose you see in some animals body is externally and internally divided into many segments. Example in earthworm it is called metameric segmentation, and the process is called metamerism. तो देखिए कोई कोई ऑर्गेनिज्म का बॉडी काफ़ी डिवाइड होता है, जैसे अर्थवर्म का देखा होगा आपने, बॉडी में बहुत रिंग स्ट्रक्चर रहता है, ये इसे कहते हैं सेगमेंट्स, स्मॉल सेगमेंट्स, और ये सब सेगमेंट्स ही आपका छोटा सेगमेंट्स बोलते हैं, मेटामर्स बोलते हैं उसे। तो जिस प्रोसेस से ये सब सेगमेंट्स बनते हैं उसे कहते हैं मेटामेरिज्म, और एक सेगमेंट को कहते हैं मेटामर्स। ओके, तो ये हो गया सेगमेंटेशन एंड द मेटामेरिज्म। तो देयर आर सम, एंड ये जो मेटामर ये जो डिवीजन है, छोटा रिंग जो मतलब ये जो डिवीजन है जो बाहर से देखते हैं वो अंदर से भी है, लीच का भी है। तो ये सब ऑर्गेनिज्म, ये एक तरीका है
क्लासिफिकेशन का ये कैरेक्टर है एनिमल क्लासिफिकेशन का. So in segmentation there are some organisms which are externally and internally divided. For example, in earthworm, in leech you will see both means division of the segments. Many segments are present in their body both, and they will appear in the outside as well as inside also. So it is known as the segmentation, and the process is known as segmentation. Okay, and the process of the forming of these segments or the metamers is known as the metamerism. Metamerism means segments. Okay, next, notochord. So notochord, it is a rod-like mesodermally derived shape structure present in the dorsal side during embryonic development in some animals. So in some animals, we have a vertebral column. Inside the vertebral column, we have a spinal cord. But earlier, during our embryonic time period, we also developed a small notochord, but it get modified into vertebral column. So there are some organisms which have a rod-like structure. It is known as a notochord. So it is a mesodermally derived. All the structures, all the body parts, all the tissues, all the organs are derived from 3 germinal layer. I have already told you. This notochord are derived from the mesoderm. Okay, ये जो notochord है एक rod like structure होता है हमारा बॉडी में या फिर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में. किसी किसी में notochord कहते हैं, जैसे हमारा तो vertebral column है, हमारा भी notochord रहता है जब हम एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट करते हैं, माँ के पेट में जब हम रहते हैं, पर ये मॉडिफाइड होकर वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है. तो ये नोटोकॉर्ड क्या है? एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर. किसी किसी में नोटोकॉर्ड कहते हैं, किसी किसी में वर्टिब्रेटा करते हैं. हम लोग वर्टिब्रेटा में गिरते हैं इसलिए क्योंकि हम लोग वर्टिब्रल कॉलम है, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं है पर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, वो नोटोकॉर्ड होता है. ठीक है, एग्जांपल पोरीफेरा टू इकाइनोडर्म्स. ओके, so guys, this much is for today. If you like the video, then please like it and share and subscribe with your friends. And if you have any suggestion or comment, you can give it आप comment section में जाके दे सकते हैं. और ये जो मैं जो डिस्कशन कर रहा हूँ ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का चैप्टर में एक एक पार्ट आपको डिटेल में बता रहा हूँ. ये आपका नीट लेवल में भी मदद करेगा, बोर्ड लेवल में भी. तो मेरा और एक चैनल है एडू शावर बोल के, वहाँ पे आपको जनरल अवेयरनेस का और बाकी सब्जेक्टों के जो होते हैं वहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ, तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा. एंड आज के लिए इतना ही रखते हैं. थैंक यू, टेक केयर.